नमस्कार। आज के इस क्लास में यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड इसका पार्ट 5 जिसमें हम बात करेंगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। यहाँ पर टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में हमारे पास दो प्रकार के सपोर्ट्स हैं जिनके बारे में हमें सिलेबस के अकॉर्डिंगली चर्चा करना है। पहला जो है हमारा वो है ट्रेडिशनल या परंपरागत, और दूसरा है मॉडर्न या आईसीटी बेस्ड। तो पहला हम बात करेंगे ट्रेडिशनल्स की और देन बाद में हम बात करेंगे मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की। मॉडर्न और साथ में आईसीटी बेस्ड। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम्स की। तो ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम क्या है और टीचिंग सिस्टम का टीचिंग में क्या रोल है ना। जब हम बात करते हैं टीचर्स और लर्नर्स की, तो एक एंड पर टीचर होता है, दूसरे एंड पर लर्नर होता है। तो टीचर्स जो काम कर रहा है दैट इज कॉल्ड द टीचिंग, और लर्नर जो सीख रहा है वो है लर्निंग। तो टीचिंग और लर्निंग करने के लिए एक सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। अगर वो सिस्टम नहीं है तो ये कंप्लीशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम की या ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स की। तो ट्रेडिशनल जो है, वर्ड ट्रेडिशनल यानी परंपरागत, हम बात क्या कर रहे हैं ट्रेडिशनल यानी परंपरागत, जो परंपराओं से चला आ रहा है, हम उस सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। तो परंपरागत सिस्टम जो है वो क्या है, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि परंपरागत जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या है। और उसको बहुत सरलता से हम बात करें तो ये बहुत बेसिक सा सिस्टम है और जो बहुत फेमस है, चॉक एंड टॉक, है ना। चॉक एंड टॉक, है ना। इसमें वास्तव में टीचर्स के पास में क्या होता है, चॉक होता है, एक ब्लैक बोर्ड होता है ना। और टीचर्स को जो भी लिखना होता है विद द हेल्प ऑफ चॉक वो एक्सप्लेन करता है, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कंटिन्यूअसली वो थ्रू द वॉइस यानी टॉक, बातचीत के द्वारा वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं यानी लर्नर हैं उनके साथ वो कम्युनिकेट करता है। ये ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम है। इसको हम जो है बैक टू बेसिक्स भी कहते हैं, है ना। परंपराओं की तरफ लौटना, बैक टू बेसिक्स, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा सिस्टम है। अब आप सोच रहे होंगे कि सदियों से चला आ रहा है तो आज से 10 साल 10,000 साल पहले या 5,000 साल पहले या 2,000 साल पहले क्या चौक होता था, क्या डस्टर होता था? तो चौक और डस्टर नहीं होता था, तो उसका कुछ दूसरा हिस्सा, क्योंकि हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, चौक एंड टॉक। मैं और इसको क्लैरिफाई करने के लिए एंड का साइन बना देता हूँ। चॉक एंड टॉक मतलब जरूरी नहीं है कि केवल चॉक ही हो। अगर चॉक है तो टॉक तो होगा ही होगा, लेकिन अगर टॉक है तो जरूरी नहीं है कि वहां चॉक हो। हम सिंपल वे में भी टॉक सिस्टम के द्वारा लर्निंग बच्चों को दे सकते हैं, यानी टीचर्स अपना टीचिंग वाला रोल प्ले कर सकता है। इसका सबसे बेसिक चीज है ना। आप अगर ये सोचें कि अगर हम पोएम्स की बात करें, है ना, कविता की बात करें, मैं आपको बैक टू यहाँ बैक टू बेसिक्स लिखा है, मैं आपको ले जाता हूँ बैक टू बचपन। आप अपने बचपन में लौटिए। तो जब आप बचपन में जाएंगे यानी बचपन की चीजों को याद करेंगे, वो फर्स्ट डे जब आप स्कूल गए होंगे या वो फर्स्ट ईयर जब आप स्कूल गए होंगे, तो वहां पर क्या आपको हिंदी लिखना आती थी या अंग्रेजी लिखना आती थी,
या और कुछ ऐसा नहीं। लेकिन वहाँ पर जो हमारे नर्सरी लेवल पर, जो प्राइमरी लेवल्स पर जो टीचर्स होते हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद वो आपको क्या करते हैं, कविताएं सिखाते हैं, है ना। जैसे आप में से किसी ने भी जब आपसे पूछा जाए कि, है ना, तो कविता सब बोलने लग जाते हैं, जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, है ना। पर आप उस बच्चे से आप सुन सकते हैं जो नर्सरी में जा रहा है, उसे याद भी है, आप उससे कहें कि आप इसे लिख दो, वो लिख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टीचिंग हुआ वो कौन सी मेथड से हुआ, टॉक सिस्टम से हुआ ना। और थोड़ा सा और बड़ा होता है, चौक का यूज होने का, टीचर्स चौक का यूज करने लगते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल बेसिक सिस्टम है, इस बेसिक सिस्टम से अब आपको क्लियर हो गया होगा ये किस बात पर बल देता है। तो इसमें मेनली होता है आपका रेसिटेशन, है ना। और रेसिटेशन के साथ साथ इसमें टेक्निक जो यूज होती है वो क्या होती है आपकी, मेमोराइजेशन टेक्निक्स। ये दो तकनीक होती हैं, है ना। हिंदी में हम रेसिटेशन में, थोड़ा सा डार्क इंक ले लेता हूँ क्योंकि दिखने में दिक्कत आ रही। तो रेसिटेशन का सही हिंदी, क्योंकि जब आप अगर हिंदी मीडियम में पेपर आया, केवल हिंदी मीडियम में, वैसे एमपी सेट में तो दोनों बाइलिंगुअल होना है, बट फिर भी आपको शुद्ध हिंदी अनुवाद क्या होता है, अनुवाचन। और मेमोराइजेशन को हम बोलते हैं स्मरण, है ना। अनुवाचन या सस्वर पाठन, है ना। तो आप देखिए कि रेसिटेशन का पीरियड होता है, और एग्जाम में भी, छोटे बच्चों की एग्जाम क्या होती है, आप में से हो सकता है कि कुछ ऐसे भी मतलब स्टूडेंट्स या जो भी व्यूअर्स हैं जो मेरा ये चैनल्स देख रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनके अपने छोटे किड्स भी होंगे। तो उनकी जब एग्जाम्स होती है तो उसमें एक होता है रेसिटेशन। तो रेसिटेशन में एक्चुअल होता क्या है, वो पोयम सुनाते हैं, है ना। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो टेबल, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, ये जो वो बोल रहे हैं, दिस इज नथिंग बट दिस इज चॉक एंड टॉक मेथड, ये बेसिक्स मेथड है। तो ये जो इसके अलावा भी हम और उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि आज से 5,000 साल पहले, 2,000 साल पहले जरूरी थोड़ी कि चौक हुआ होगा, लेकिन उस जमाने में भी तो टीचिंग होता था। आप एक और कल्पना करें, मुस्लिम्स में बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, काजी साहब के पास पढ़ने के लिए जाते हैं, उर्दू पढ़ने के लिए, है ना। तो जब वो उर्दू पढ़ने के लिए जाते हैं, है ना, उसको वो क्या कहते हैं, मदरसा, है ना। कि बच्चे जो है वो मदरसा गए। तो मदरसा जब जाते हैं तो वहां पर उनको क्या होता है, एक जो काजी साहब या जो भी उनके उस्ताद रहते हैं, तो वो उनको पढ़ना सिखाते हैं। तो बस पूरी क्लास सब लाइन से बैठे होते हैं और उनको अलिफ बे या जो भी उनका सिस्टम है वो पढ़ाते हैं। सेम चीज अगर आप जो है वो अ, वेद विद्यापीठ जो होते हैं, अलग अलग जगह पे संस्कृत स्कूल होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर उज्जैन के पास महाकाल मंदिर के पीछे वाले क्षेत्र में, वहाँ पर काफी सारे ऐसे हैं जहाँ उन्हें पुरोहित कर्म सिखाया जाता है। तो वो जो वेद विद्यापीठ में, वहाँ पर क्या करते हैं, वो वेदों की ऋचाओं का उच्चारण करते हैं, श्लोक सीखते हैं, तो वो याद कर लेते हैं, तो सस्वर पाठ किया जाता है। तो डेली लगातार वो सस्वर पाठ करते, तो उनसे उन्हें क्या होता है, चीजें याद हो जाती हैं, है ना। ये प्राचीन हमारी जो गुरुकुल पद्धति जिसे हम कहते हैं, तो गुरुकुल पद्धति में भी क्या होता था, यही सब चीजें सिखाई जाती थी। तो ये कहलाता है आपका ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, है ना। तो इसमें टीचर्स ही क्या करता है, पूरा संपूर्ण रोल जो प्ले करता है वो क्या करता है, टीचर्स ही करता है। तो टीचर्स इसमें सेंटर्ड है, हम ये कह सकते हैं कि ये टीचर सेंटर्ड मेथड है या सिस्टम है। इसमें क्या होता है, टीचर्स के पास जो होती है टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। हम ये कह सकते हैं कि इसमें टीचर्स के पास
अत्यधिक जिम्मेदारी होती है। किसमें? ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में, है ना। और उसको ये वो श्योर करता है कि हर एक स्टूडेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बात के लिए है रिस्पॉन्सिबल होता है वो? तो टू एंश्योर दैट एवरी स्टूडेंट्स, है ना, एवरी स्टूडेंट्स जो है वो लर्न कर पाए, है ना। ये एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। तो जो हमारा ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम है उसमें टीचर्स के ऊपर बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत अधिक जिम्मेदारी होती है। और इस जिम्मेदारी के अंतर्गत उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि उसकी क्लास के प्रत्येक विद्यार्थी को, एवरी स्टूडेंट्स यानी लर्नर, तो प्रत्येक विद्यार्थी को वो जो पढ़ा रहा है क्लास में, जो समझा रहा है लेसन, वो उसे समझ में आ जाए। ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। इसके साथ ही साथ उसको वो एक और चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस चीज के लिए? तो वो है रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, है ना। और किस चीज के लिए वो उत्तरदायी है? अनुशासन के लिए। तो अनुशासन जो है, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसको मैं हिंदी में ही आपको लिख देता हूँ ताकि अच्छा रहे आपको। रिस्पॉन्सिबल शब्द एक बार लिख दिया, इसको हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही कि सर आप प्लीज़ हिंदी ज़्यादा बताइए, हिंदी ज़्यादा बताइए, तो मैं वैसा ही कुछ करता हूँ। तो रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना? फॉर द कंट्रोल, कक्षा में नियंत्रण पहला, और साथ ही साथ अनुशासन, है ना। आप में से बहुत सारे लोगों को ये अपना स्कूली जीवन याद आ रहा होगा, अपने टीचर्स याद आ रहे होंगे। उनमें से कुछ को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जो बहुत अच्छे से जानते हैं, तो दो प्रकार के टीचर्स को ही हम ज़्यादातर जानते हैं। एक वो जो बहुत कड़क होते थे, बहुत कठोर होते थे, इन्हें उनका नाम सुनते से ही बच्चे जो है वो डरते थे, यानी जो भी आप डर कहें, लेकिन उनका नियंत्रण होता था। उनके नाम मात्र से ही सारे बच्चे डिसिप्लिन्ड हो जाते थे। दूसरी ओर उन टीचर्स को भी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब एक्स्ट्रा पीरियड या कुछ अरेंजमेंट्स वगैरह होता और कोई टीचर्स आता तो बड़े आनंद की अनुभूति होती कि आज तो ये टीचर्स आ गए, मजा आ गया, मस्त। फिर जब क्लास चेंज होती, मान लिया कि सपोज करो कि हम 7th से 8th में गए, 6th से 7th में गए, 9th से 10th में गए, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जब 9th में थे तो हमारे सेक्शन में जो एक सब्जेक्ट सर पढ़ाते थे और वही सब्जेक्ट दूसरे सेक्शन में दूसरे सर पढ़ाते थे। अब हमें जो सर पढ़ाते थे वो बहुत कठोर थे, और उधर जो सर थे वो थोड़े से कम कठोर थे। 10th में क्या हुआ कि टीचर्स चेंज हो गए, तो जो हमारा सेक्शन तो वही रहा लेकिन टीचर्स बदल गया। तो कठोर टीचर्स जो थे वो दूसरी क्लास में चले गए, हमारे इधर जो कम कठोर थे वो आ गए। तो बच्चों में एक खुशी की लहर दौड़ गई, अरे वाह आपको बड़ा बड़ा मजा आएगा, हाँ इतना डर नहीं रहेगा। क्योंकि जो कठोर टीचर्स थे तो डेली वो होमवर्क चेक करते थे, क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस वगैरह देते थे तो क्वेश्चंस वगैरह वो चेक करते थे ना। कुल मिलाकर बात यह है कि कक्षा में नियंत्रण जो होता है ट्रेडिशनल में, वो उसके लिए पूर्णतः कौन जिम्मेदार है? टीचर जिम्मेदार है। इसलिए इसको टीचर सेंटर्ड मेथड्स कहा जाता है ना। फिर इसकी एक और क्या विशेषता है कि इसमें जो टेक्निक ऑफ टीचिंग है ना, वो वन वे फ्लो है ना। टीचिंग टेक्निक जो है वो एक्चुअल में क्या है?
वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, इंफॉर्मेशन, इसको हम नॉलेज भी कह सकते हैं ना, खैर नॉलेज का तो होता ही है ना, हम सूचना ही कहेंगे, सूचना का एक दिशा में प्रवाह। इसका अर्थ क्या हुआ कि क्लास में टू वे कम्युनिकेशन की संभावना न के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि टीचर्स को सारा अपना सिलेबस और ये सब चीजें कंप्लीट करना है, तो वो पहले से अपना लेसन प्लान और सारी तैयारी से रहता है कि उसको पर्टिकुलर मंथ में कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उस सिलेबस को वो वीक्स में डिवाइड करते हैं, फिर वो वीक का जो भी सिलेबस होता है उसको क्या करते हैं, डे में डिवाइड करते हैं। तो टीचर्स पहले से हाईली पैक्ड होता है, इसलिए क्या होता है कि बच्चों के साथ जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो बहुत कम हो पाता है, बहुत कम हो पाता है। यानी टीचर्स पहले से कहना चाहिए कि ऑलरेडी एक भरा हुआ सीडी है या राइट की हुई सीडी है और वो आके क्लास में प्ले करना है, तो ये कहलाता है वन वे फ्लो। फिर होता है every important thing regarding the topic is written on the blackboard, है ना। आप देखें कि ये जो टीचिंग मेथड है या सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं ना, इम्पोर्टेंट थिंग्स, तो इम्पोर्टेंट थिंग्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर वो मेन मेन बिंदु जो होते हैं वो लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सोशल साइंस के हमारे पास टीचर हैं और सोशल साइंस के टीचर हैं और वो ना हमें पढ़ा रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं तो वो क्या लिख देंगे, एक उन्होंने हेडिंग लिख दी कि लिखित संविधान, बस। अब वो इतना लिख दिया, उसके बाद फिर उसको वो पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं कि भारत का संविधान जो है विश्व का एक बड़ा महत्वपूर्ण और मतलब लिखित संविधान है, जिसमें हर चीजें जो है वो रिटन फॉर्मेट में है। इसमें इतने अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद हैं, इसमें अनुसूचियां हैं, राज्य, ऐसे करके अलग अलग पूरा वो डिटेल बता देते हैं। फिर ये कहते हैं कि इसमें कठोरता और लचीलापन, तो कठोर और लचीलापन दोनों है, तो फिर वो इस बारे में बताते हैं कि हमारा संविधान कठोरता और लचीला का अनूठा संगम है। क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत कठोर है और कुछ संशोधन की प्रक्रिया बहुत सरल है, तो कठोरता और लचीला दोनों का संगम है। फिर शक्तियों का विकेंद्रीकरण, है ना, या बंटवारा, तो इसमें फिर जब इस केवल इतना लिखा, तो टीचर्स को ऑलरेडी पता है उन्हें क्या समझाना है, तो वो इस केवल विकेंद्रीकरण लिख के ही वो पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई भारतीय संविधान में जो है वो शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, फिर वो पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये इस टीचिंग की बड़ी खासियत है। तो यहाँ पर ये चीज है। फिर ये जो है इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक लेक्चर्स एंड इंडिविजुअल रिटन असाइनमेंट्स, इसमें क्या होता है कि जो भी, एक मिनट ये अगला आ गया, कोई बात नहीं, एवरी इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग टू टॉपिक रिटन ब्लैक बोर्ड। साथ ही साथ क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस बेस्ड टीचिंग है ये, और वो भी किस पर बेस्ड होते हैं, इंस्ट्रक्शन बेस्ड तो है लेकिन किस पर बेस्ड है, तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है, पाठ्यक्रम की जो पुस्तक होती है, उसके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ताकि विद इन टाइम लिमिट्स, है ना, आपका सिलेबस और ये सब चीजें कंप्लीट की जा सके। तो इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ किस पर आधारित हैं, तो दीज आर बेस्ड ऑन योर टेक्स्ट बुक्स एज वेल एज लेक्चर्स, है ना। और साथ में क्या होता है, कुछ टीचर्स जो होते हैं वो अपने खुद के नोट्स बनाकर रखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो स्टूडेंट्स को रिटर्न असाइनमेंट्स और ये सब चीज देते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है। अब ट्रेडिशनल सिस्टम का मेन उद्देश्य केवल और केवल क्या है कि एग्जाम पास करना, है ना। इसका मेन उद्देश्य क्या है,
टू पास एग्जाम, है ना। परीक्षा में उत्तीर्ण होना, परीक्षा में सफल होना, है ना, यानी पास होना, जिसे हम पास होने की सही सही चीज क्या वर्ड है हमारे पास, उत्तीर्ण, और फेल के लिए हम लिखते हैं अनुत्तीर्ण। तो ये जो सिस्टम्स है इसका उद्देश्य केवल क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण होना। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है टीचिंग का, तो ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में ये टीचर सेंटर्ड होता है। टीचर सेंटर्ड होने के साथ साथ इसे चॉक एंड टॉक मेथड्स कहते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर इन्हीं का यूज होता है और परंपरा से ही चली आ रही है। इसमें मेन मेन बातों को बोर्ड पर लिख दिया जाता है, फिर उसमें एग्जाम्पल्स आदि दे के समझा दिया जाता है, और ये एक इंस्ट्रक्शन बेस्ड सिस्टम है, और ये आधारित होते हैं आपके टेक्स्ट बुक्स पर, लेक्चर्स पर और नोट्स पर। अब इसके हम मेरिट्स की बात करें, है ना, कि इसकी मेरिट्स क्या है ना, इसके गुण, और दूसरा आ जाएगा इसके डीमेरिट्स, है ना, डीमेरिट्स यानी दोष। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में इसका ये कि ये बहुत मोर इंस्ट्रक्टिव है ना, मोर इंटरेक्शन, सॉरी, मोर इंटरेक्शन, किसके बीच में इंटरेक्शन, बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। और लगभग सभी स्कूलों में अभी भी यही मेथड यूज की जाती है अर्ली लेवल्स पर। और साथ में इसके अंदर क्या होता है, आपका जो डिसिप्लिन है ना वो मेंटेन होता है, सॉरी, डिसिप्लिन, है ना, अनुशासन हिंदी में लिख देते हैं। तो और सॉरी, ये तो मेरिट्स हो गए ना, डिमेरिट्स थोड़ी ही है। हाँ, मैं डिमेरिट्स को लाल से लिख दूंगा, इसको रबर से पहले मिटा देते हैं। ये तो ये इसके मेरिट्स हैं। अब हम बात करेंगे इनके डिमेरिट्स की, है ना, डिमेरिट्स या दोष। तो इसके जो डिमेरिट्स हैं, है ना, एक तो क्या है, लैक ऑफ कोलैबोरेशन, लैक ऑफ कोलैबोरेशन, सहयोग की कमी होती है, वन वे फॉर्म है इसलिए, है ना, सहयोग की कमी। और दूसरा है, ये केवल और केवल एम्फेसिस है, किस पर एम्फेसिस है, टू पास एग्जाम, बस, है ना। अंडरस्टैंडिंग, समझ में आया नहीं आया, इट डजेंट मैटर, क्योंकि टीचर्स समटाइम्स आपने देखा होगा कि कुछ डिफिकल्ट चैप्टर्स होते हैं, एग्जाम्स में उनमें से कम आता है, तो टीचर्स भी क्लास में उसको कम ही समझाता है और कहता है अरे इसमें से ये 5 प्रश्न कर लो, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएगा, बाकी आप छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य यहाँ पर क्या है, कैसे भी करके हमारा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, सारे बच्चे पास हो जाने चाहिए, समझ में चाहे आया हो चाहे ना आया हो। तो ये ट्रेडिशनल मेथड्स के दोष हैं। अब इसमें जो संसाधन यूज होते हैं तो आपको वैसे समझ में आ ही गए होंगे, फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहला क्या है आपका, ब्लैक बोर्ड, है ना, ब्लैक बोर्ड। अब इसके लिए हिंदी में तो लिख देते हैं श्याम पट्ट, ठीक है। और आजकल इसका स्थान जो है दूसरों ने ले लिया है, वो हम आगे पढ़ेंगे हम। देन फिर आता है आपका टेक्स्ट बुक्स, है ना, पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें।
उसके बाद फिर आता है आपका चार्ट्स, देन पोस्टर्स, चित्र आदि के पोस्टर्स बने होते पहले से ही है, मैप्स, नक्शे, फ्लैश कार्ड्स, ये छोटे बच्चों में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, खैर आजकल बड़ी क्लासेस में भी यूज़ होने लगे हैं फ्लैश कार्ड्स, है ना। फिर आपका और अगर हम देखें तो इसमें आप क्या जाते हैं, है ना, जितने भी लैब इक्विपमेंट्स होते हैं, है ना, लैब एपरेटस, प्रयोगशाला के उपकरण, लैब एपरेटस, फिर आपके पजल बुक्स, पहेलियों की पुस्तक, पजल बुक्स, और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, खैर बहुत कम बच्चों के पास होता है, आजकल तो सभी लोग रखने लग गए हैं, हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय किसी के पास डिक्शनरी होना बहुत बड़ी बात होती थी, है ना। डिक्शनरी, शब्दकोश, स्पेशली इंग्लिश के लिए रखना होता था, है ना, शब्दकोश। हाँ, एक इसके साथ ये सब चौंचलेबाजी भी है, देखो ऐसा नहीं है, एनसाइक्लोपीडिया होना अलग बात है घर में, और कोई पढ़े ही नहीं एनसाइक्लोपीडिया वो एक अलग चीज है। अब मैं मेरे यहीं का उदाहरण दूं कि मेरे पास एनसाइक्लोपीडिया है पर बच्चे पढ़ते ही नहीं एनसाइक्लोपीडिया, वो उनकी कोर्स की किताबें पढ़ लेते हैं, वही बड़ी बड़ी बात होती है। तो एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया, है ना। तो ये ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम में सब चीज़ें आती हैं। तो मैं इसी को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर्स जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना तो बोरिंग आप लोगों को भी लगने लगता होगा कि लंबा। तो मैं अगली क्लास में जो है ट्रेडिशनल सिस्टम हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है, तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, वैसे पहले मैंने कहा था कि इसका पार्ट 5 ही रहेगा, लेकिन हम इसको पार्ट 5A मानेंगे, और अगला जो रहेगा वो पार्ट 5B रहेगा। तो 5A में हमने जो है वो ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा है। मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड्स या सपोर्ट सिस्टम के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि मेरा उद्देश्य जल्दी जल्दी फटाफट कोर्स खत्म करना कतई नहीं है। आप जितना समझ में आए, आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। और लास्ट में फिर वही बात जो सभी यूट्यूबर्स कहते हैं, मैं भी वही रिपीट कर रहा हूँ कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सारे नोटिफिकेशंस जब जब भी मैं आपके सामने आऊँ या कोई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।